हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन डी टेक्स्ट बुक के प्रोज और पोएट्री के जो एक्सट्रैक्ट है उनकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सट्रैक्ट हम पहले देखेंगे। पैसेज फॉर वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो ये एक्सट्रैक्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया है जिसके राइटर खुशवंत सिंह है। तो इसमें जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो जाती है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, तो उसकी बॉडी को रेड श्राउड या रेड कफन से कवर कर दिया जाता है। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. फिर कुछ देर तक विलाप करने के बाद उनकी मैयत की तैयारियां शुरू हो जाती है। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. वहाँ पे सभी जगह लाइट जला दी जाती है। We stopped halfway in the courtyard और सभी वहाँ पर रुकते हैं। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो वहाँ पर बहुत सारी sparrows या गौरैया चिड़िया आ जाती हैं। There was no chirping, लेकिन वो बर्ड्स की कोई आवाज नहीं आती। तो ऐसा लग रहा था कि वो बर्ड्स भी जो बहुत दुखी है। ग्रैंड मदर उन्हें रोज ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी, परंतु जब बर्ड्स देखती है कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है तो बर्ड्स भी विलाप करने लगती हैं। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. We broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. तो ब्रेड के टुकड़े उनके सामने डाल दिए जाते हैं लेकिन वो बर्ड्स ब्रेड के टुकड़े नहीं खाती। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Corpse का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है तो उसके बाद बर्ड्स भी चुपचाप उड़ के चली जाती हैं। Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और वो ब्रेड के टुकड़े नहीं खाती, तो अगले दिन वो जो स्वीपर है ब्रेड के टुकड़ों को जमा करके पूरा डस्टबिन में डाल देता है। Now let's see the question. First question: Who was covered with a red shroud? तो रेड कलर का जो कफन है वो किसके ऊपर उड़ाया जाता है? सो आंसर इज द ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स? बर्ड्स ब्रेड के टुकड़े क्यों नहीं खाती? सो आंसर बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, क्योंकि जो बर्ड्स है वो भी विलाप करने लगती है, वो भी बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए उस दिन वो ब्रेड के टुकड़े नहीं खाती। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी? तो 4 जो वर्ड दिए हैं इसमें से बताना है कि किसका मतलब होता है डेड बॉडी। सो आंसर इज कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज? इसका ऑथर या राइटर कौन है? सो आंसर इज खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स डैश। बर्ड्स क्या करती हैं? तो बर्ड्स डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े वहां पड़े रहते हैं वो उनको नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has similar meaning of the word weeping? Weeping से मिलता जुलता सही वर्ड कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। तो weeping का मतलब होता है रोना या विलाप करना। So answer is mourning. Then passage 2. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Suzanne, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James. तो ये passage We are not afraid to die if we can all be together लेसन से लिया गया है। इसमें जुलाई 1976 में मैरी नाम की एक लेडी है, उसका सन है जॉनथन, उसकी डॉटर है सुजैन, और जो राइटर है वो दुनिया की सैर करने के लिए निकलते हैं। समुद्री यात्रा से वॉयज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, तो वो दुनिया की सैर करने के लिए निकलते हैं जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने एक बार की थी। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, तो जो राइटर है इसमें बिजनेसमैन है, 37 years का है, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure का मतलब होता है free time, our seafaring skills in British waters.
तो उन्हें समुद्री यात्रा करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे समुद्री यात्रा के द्वारा। आवर बोट वेव वॉकर 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो उनकी बोट का नाम वेव वॉकर रहता है और वो उसे यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 1,05,000 किलोमीटर journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो उनकी जो स्टार्टिंग जर्नी है वो बहुत अच्छी रहती है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक के रहती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर? राइटर का ऑक्यूपेशन या उसका पेशा क्या रहता है? सो आंसर इज वो एक बिजनेसमैन रहता है, सो अ बिजनेसमैन। देन क्वेश्चन 2, व्हाट डज सिफरिंग मीन्स? सिफरिंग का मतलब क्या होता है? तो सिफरिंग का मतलब होता है रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी, मतलब समुद्र में नियमित यात्रा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट? उनकी जो बोट थी उसका नाम क्या था? तो बोट का नाम था वेव वॉकर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू लेजर? लेजर का मतलब क्या होता है वो बताना है, तो लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, 200 years ago अराउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो 200 वर्ष पूर्व दुनिया की जो यात्रा है वो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ये सही है या गलत है बताना है, तो ये बिल्कुल सही है, सो आंसर इज ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का वर्ब फॉर्म बताना है, सो आंसर इज एक्सप्लोर। देन पैसेज 3, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 8th century। तो ये पैसेज लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन से लिया गया है, जिसमें वू डाउजी नाम का एक पेंटर रहता है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। तो जो राजा जुआंगजोंग रहता है वो एक वॉल डेकोरेट करने के लिए उसे बताता है, और वही जो पेंटिंग है उसका मास्टरपीस रहती है। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। तो वो अपनी पेंटिंग को स्क्रीन के पीछे छुपा के रखता है। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. तो वो बहुत ही सुंदर सीनरी बनाता है जिसमें नदी, पहाड़, पर्वत, बादल सभी चीजें रहती हैं। Sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. फिर वो बताता है कि इस गुफा में माउंटेन के फुट में एक स्पिरिट मतलब एक आत्मा जो है वो निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। तो पेंटर ताली बजाता है और केव का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। तो वो बताता है कि केव के अंदर जो है वो बहुत ही सुंदर है और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और वो पेंटर जैसी गुफा के अंदर जाता है तो राजा को देख के बहुत आश्चर्य होता है कि वो पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। तो वुड हाउसी का ब्रश भी वहां पर दिखाई नहीं देता और वो आर्टिस्ट वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। Now let's see the questions. What was the name of the emperor? राजा का नाम क्या रहता है? So answer is Zhuangzong. Next question. Where did they go? तो राजा और वो पेंटर कहाँ पर जाते हैं? तो गुफा में जाते हैं, so in a cave. Question number 3. What is the synonym of splendid? Synonym का मतलब होता है अर्थ, तो splendid का अर्थ क्या होता है? So answer is extravagant. Next question. Wu Daozi was a dash. Wu Daozi क्या था? तो वो एक पेंटर था. So answer is painter. And question number 5. The above passage has been taken from the lesson. तो ये पैसेज कौन से लेसन से लिया गया है? So answer landscape of the soul. Next question. The painting had dash from the wall. तो पेंटिंग को क्या होता है? तो वहां से गायब हो जाती है. So answer is vanished. Then passage 4. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country.
तो संविधान के 48A आर्टिकल में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन है, इसे प्रोटेक्ट करने के बारे में रूल्स दिए हैं। ये वाला जो पैसेज है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल लेसन से लिया गया है। तो इसमें जंगल और वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में बताया गया है। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन बहुत ही दुख या पीड़ा की बात यह है कि इंडिया में जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं करते और ठीक से लागू भी नहीं हो पाते। फॉर इंस्टेंस, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished। तो जैसा एग्जाम्पल इसमें दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बताया गया है कि कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, अछूता और बॉन्डेड लेबर, दुआ मजदूरी, इसे हटा दिया जाना चाहिए। बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 40 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये सब संविधान लागू करने के 40 साल बाद भी हमें दिखाई देता है। A recent report of our Parliament's estimate committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। और लगातार फॉरेस्ट का डिप्लीशन या उन्हें काटना जो है वो चालू है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres a year। तो एक डाटा के हिसाब से हर साल 3.7 मिलियन एकर्स इतने फॉरेस्ट का विनाश होता जा रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और जिन एरियाज को फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, अगर सच्चाई में वहाँ देखा जाए तो वहाँ पर ट्री है ही नहीं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से ये लॉस का जो रेट है वो 8% है। Now let's see the questions. What does the Article 48A of the Constitution of India ensure? तो संविधान में जो 48A आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है? तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन का संरक्षण है, और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का भी संरक्षण है। ये दोनों से रिलेटेड है। सो आंसर विल बी बोथ A and B। What does our Constitution abolish? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान किसे खत्म करना चाहता है? So answer is casteism या जातिवाद। Next question, which word in the passage means reduction in number or quantity? तो नंबर या क्वांटिटी में रिडक्शन या जब कमी आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? So answer is depletion। Next question, the period of 10 years is called। 10 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? So answer is decade। And question number 5, the above paragraph is about। तो ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में है? तो आंसर इज environmental protection। Then question number 6, give what form of reliable। reliable का what form बताना है, तो आंसर इज rely। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट वर्ड दिया है, कार्डबोर्ड वर्ड से ही पहचान में आता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है अ फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है जिसकी पोएटेस है शर्लेट आउल्सन। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। तो जो कार्डबोर्ड है वो यह दिखाता है कि यह कैसा था जब दोनों लड़कियां पेडलिंग मीन्स छप छप कर रही थी, एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उसकी मम्मी का हाथ पकड़े हुए थी दोनों लड़कियां, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, उसमें से जो बड़ी लड़की है वो 12 साल की थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों अपने बालों के माध्यम से मुस्कुराने के लिए खड़े थे। मीन्स वो फोटोग्राफ में जो पोएटेस है उनकी मम्मी है और मम्मी के साथ 2 कजिन्स है, बेटी और डॉली, और तीनों उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, जब ये फोटो खिंचवा रहे थे तो इनकी फोटो जो है वो अंकल खींचते हैं जिनके पास एक कैमरा रहता है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो जब मैं पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पर मेरी मम्मी का जो फेस है वो बहुत स्वीट था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज द लेस, और जो समुद्र है वो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, तो अस्थाई पैरों को धोता हुआ दिखाई देता है। अस्थाई पैर से मतलब है कि जब बेटेस की मम्मी और उनकी 2 कजिन्स वहाँ समुद्र के किनारे पिकनिक के लिए जाती है तो वो वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाती है, तो उनके जो पैरों के निशान वहाँ रेत में बनते हैं वो पैरों के निशान अब दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो पैरों के निशान जो है वो समुद्र ने मिटा दिए। तो इस पोयम में पोएटेस की मम्मी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन
उनकी एक फ़ोटो है और उस फोटो में मम्मी के साथ उनकी 2 कज़िन्स हैं। तो उस फोटो को देखकर पोएटेस को उस दिन की याद आती है जिस दिन ये फोटो खिंचवाई गई थी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो? कार्डबोर्ड जो है वो क्या दर्शाता है? अ फोटोग्राफ, अ पेंटिंग, पिक्चर ऑफ अ हॉर्स, नन ऑफ दीज। तो कार्डबोर्ड क्या दर्शाता है? तो कार्डबोर्ड में एक फोटोग्राफ बना हुआ है, तो योर आंसर विल बी अ फोटोग्राफ। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द बीच? बीच पर कौन प्रेजेंट नहीं था? तो पोएटेस सावित्री है। सावित्री उस टाइम पर नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर वो पैदा ही नहीं हुई थी। बाकी अंकल वहाँ फोटो खींच रहे थे, आंट्स उसकी थी और उसकी मम्मी भी थी। सो योर आंसर विल बी द पोएटेस। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन? ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो परमानेंट का मतलब होता है स्थायी है, टेम्पररी होता है अस्थाई, इम्परमानेंट भी होता है अस्थाई। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, तो यहाँ पे टेम्पररी और इम्परमानेंट दोनों का मतलब अस्थाई होता है। सो योर आंसर विल बी बोथ। देन एक्सट्रैक्ट 2, विल द गोल्ड फिंच कम विथ अ ट्विचिंग चिरअप? अब स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ गोल्ड फिंच वर्ड मिल गया है। गोल्ड फिंच ये सोन चिरैया को कहा जाता है। तो सोन चिरैया के बारे में द लेबरनम टॉप में बताया गया है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है द लेबरनम टॉप पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं टेड हजेस। इस पोयम में ये बताया गया है कि अमलतास का पेड़ जो है वो बहुत शांत रहता है, पर सोन चिरैया के आने पर वहाँ पर हलचल होती है, और जब सोन चिरैया वहाँ से चली जाती है तो फिर से शांति छा जाती है। सो टिल द गोल्ड फिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच। तो सोन चिरैया जब वहाँ पर आती है तो उसकी चहचहाहट की वजह से वहाँ पे हल्ला होने लग जाता है, और ये अचानक से होने लगता है और वो चिड़िया जो है एक ब्रांच पर जाकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो लिजार्ड के जैसे स्लीक मतलब चिकनी है, अलर्ट चौकन्नी है, एब्रप्ट आकस्मिक मतलब एकदम से वहाँ पर आती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड स्टार्ट्स अप, तो वो बर्ड जैसे ही वहाँ पर आती है तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स ट्रिलिंग, तो उसके पंख जो फड़फड़ाते हैं तो उससे आवाज़ होती है, तो आवाज़ की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मशीन स्टार्ट हो गई है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उसकी वजह से वो जो पूरा पेड़ है उसमें कंपन होने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो काँप रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो वो जो सोन चिरैया है अपनी फैमिली के लिए इंजन का काम करती है। जिस प्रकार इंजन के स्टार्ट होने पर ही मशीन स्टार्ट होती है, उसी प्रकार वो जो सोन चिरैया बर्ड है वो अपनी फैमिली का पालन पोषण करती है। शी स्टोक्स इट फुल, वह अपने परिवार को बड़ा करती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर एक टहनी पर जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसका फेस जो उसकी आइडेंटिटी है वो बताती है। तो इस पोयम में अमलतास पेड़ और गोल्ड फिंच या सोन चिरैया बर्ड के बारे में बताया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोयम? स्लीक का मतलब होता है चिकना, तो इस पोयम में चिकना किसे कहा गया है? तो गोल्ड फिंच के बारे में इसमें बताया जा रहा है। सो योर आंसर विल बी गोल्ड फिंच। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लिजर्ड जैसा उसे चिकना बताया गया है तो लिजर्ड आंसर नहीं आएगा। लिजर्ड के जैसा गोल्ड फिंच को चिकना बताया गया है, सो योर आंसर विल बी गोल्ड फिंच। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु कम्स टू फीड द यंग वंस? बच्चों को खाना खिलाने के लिए वहाँ पर कौन आता है? तो वो सोन चिरैया आती है वहाँ पर, सो योर आंसर विल बी गोल्ड फिंच। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस? तो वो सोन चिरैया जो बर्ड है उसको और उसके बच्चों को आश्रय कौन देता है या सहारा कौन देता है? तो वो अपना घोंसला जो है लेबरनम टॉप, या तो वो जो बर्ड है अपना घोंसला अमलतास के पेड़ पर बनाती है। सो योर आंसर विल बी लेबरनम ट्री। देन एक्सट्रैक्ट 3, एंड हु और दाउ said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated, I am the poem of earth, said the voice of rain। अब यहाँ पर पहचान के लिए हमें रेन वर्ड दिख गया है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वॉइस ऑफ द रेन पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। इसमें जो पोएट है वो बारिश से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो, और बारिश जब आंसर देती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, और बारिश जो आंसर देती है वो उसे इस तरीके से ट्रांसलेट करता है या बताता है। तो बारिश बताती है कि आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मतलब मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, मतलब मैं अनंत हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल
इम्पैल्पेबल मतलब जिसे टच नहीं किया जा सकता। तो बारिश बताती है कि मैं ज़मीन से और समुद्र से बनकर ऊपर उठती हूँ और इतनी ऊंचाई तक के जाती हूँ कि वहाँ पर मुझे कोई टच नहीं कर सकता या मुझे कोई छू नहीं सकता। अपवर्ड टू हेवन तो मैं स्वर्ग तक के जाती हूँ। वेंस वैगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। तो बारिश यहाँ पे ये बताना चाहती है कि मैं जमीन और समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठती हूँ, वहाँ जाकर बादल बनती हूँ और बादल के ठंडे होने के बाद वर्षा के रूप में फिर से जमीन और समुद्र में वापस आ जाती हूँ। मतलब इसमें पानी के जल चक्र के बारे में बताया गया है कि पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, वहाँ पे बादल बनता है और बादल ठंडे होने के बाद फिर से बारिश के रूप में जमीन और समुद्र आ जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। द पोएम ऑफ अर्थ इज डैश। पृथ्वी की कविता किसे कहा गया है? तो बारिश के बारे में इसमें बात हो रही है, सो योर आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल? तो इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता। सो योर आंसर विल बी समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड या अस्पृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? तो ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से ली गई है? तो बारिश या रेन वर्ड देख के हम पहचान सकते हैं कि ये द वॉइस ऑफ द रेन से ली गई है। सो योर आंसर विल बी द वॉइस ऑफ द रेन। देन एक्सट्रैक्ट 4। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? पहचानने वाला वर्ड हमें स्टार्टिंग में मिल गया है, चाइल्डहुड। मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है चाइल्डहुड पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट है मार्कस नेटन। इस पोयम में पोएट ये बताता है कि मेरा बचपन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सो व्हेन डिड my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? तो पोएट इसमें ये बताता है कि मेरा चाइल्डहुड या बचपन कब खो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो उस समय खो गया जब मुझे ये पता चला कि एडल्ट्स मतलब जो वयस्क या बड़े लोग रहते हैं, were not all they seem to be। जो बड़े लोग वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly was that the day। तो वो प्रेम के बारे में बात तो करते हैं और उसके बारे में उपदेश भी देते हैं, लेकिन खुद जो है वो प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते। क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड हो गया? तो इस पोयम में कवि यही बताना चाहता है कि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते होते हमारा बचपन कब गायब हो जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच? कौन है जो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है? तो ऐसे बड़े ही लोग हैं, एडल्ट्स। वो बोलते तो कुछ और है और करते कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? तो ये पंक्तियाँ जिस कविता से ली गई है वो कविता किसने लिखी है? कंपोजर का मतलब होता है कविता लिखने वाला या उसका कवि। तो इस पोयम के कवि है मार्कस नेटन। देन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द पोएट मिस? पोएट किसको मिस करता है या उसे किसकी कमी महसूस होती है? तो पोएट जो है अपने बचपन या चाइल्डहुड को मिस करता है। सो योर आंसर विल बी हिज चाइल्डहुड। एंड एक्सट्रैक्ट 5। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। We speak like strangers. Their sign of understanding in the air. This child is built to my design. Child वर्ड इसमें आया है और strangers वर्ड भी आया है। इससे पहचान सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट जो है फादर टू सन पोएम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। पोएम में ये बताया गया है कि बच्चा जब अपने माता पिता के साथ रहता है तो बचपन में तो उनमें बहुत लगाव रहता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो फादर और सन के बीच में एक जनरेशन गैप आ जाता है और बड़े होने के बाद दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते और उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है और वे स्ट्रेंजर्स या अजनबी जैसा व्यवहार करने लगते। सो द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो फादर कहते हैं कि जो बीज मैंने बोया वो कहाँ पर है? जो बीज मैंने बोया था वो कहाँ पर है? लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ये जो सब जमीन है ये सब उसी की है, ये मेरी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो हम अजनबियों के जैसे बात करते हैं। देयर साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मैं और मेरा बेटा एक ही घर में रहते तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लिव्स आई कैन नॉट शेयर। तो ये बच्चा मेरी डिजाइन का बना है, लेकिन वो कैसे रहता है ये मैं शेयर नहीं कर सकता। इसमें यही बताया गया है कि बड़े होने के बाद फादर और सन के बीच में जनरेशन गैप आ जाता है और वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते।
तो पोएट यही चाहता है कि किसी तरीके से ये जनरेशन गैप कम हो जाए. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाट डज द फादर विश फॉर? फादर इसमें क्या चाहते हैं? तो फादर चाहते हैं कि उनके सन और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो योर आंसर विल बी अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव? तो फादर और सन के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? तो कॉर्डियल तो होता है मैत्रीपूर्ण या अच्छा, और स्ट्रेन होता है तनावपूर्ण, और वार्म और गुड ये भी होता है अच्छा. तो उनके बीच में जो है वो तनावपूर्ण रिलेशनशिप है. सो योर आंसर विल बी स्ट्रेन. देन क्वेश्चन नंबर 3, दीज लाइन्स शो, ये जो लाइनें हैं क्या दर्शाती है? फ्रेंडशिप मित्रता है, अंडरस्टैंडिंग उनमें आपसी समझ है, ग्रीफ दुख, और हैप्पीनेस होता है खुशी. तो इसमें फादर को दुखी हो रहा है कि फादर और सन एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं. सो योर आंसर विल बी ग्रीफ. नाउ आफ्टर पोएम एक्सट्रैक्ट वी विल सी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट. अब स्नैपशॉट टेक्स्ट बुक में जो एक्सट्रैक्ट दिए हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे. सो पैसेज फर्स्ट. इट वाजंट मॉर्निंग येट बट इट वाज समर and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेसन से लिया गया है. तो राइटर इसमें बताता है कि सुबह पूर्ण तरीके से नहीं हुई थी, गर्मी का समय था और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ. माय कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो मैं देखता हूँ कि मेरा कजिन मुराद जो है एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. तो मैंने अपनी आंखों को मला और खिड़की से बाहर देखा तो मेरा कजिन जो है वो मुराद मुझे दिखाई दिया जो एक सुंदर सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. यस ही सेड इन आर्मेनियन इट्स अ हॉर्स. और उसने आर्मेनियन भाषा में कहा कि हाँ ये सही में घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, ये तुम्हारा सपना नहीं है. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. और अगर तुम भी इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स? घोड़े के ऊपर कौन बैठा हुआ था? तो घोड़े के ऊपर मुराद बैठा हुआ था जो उसका कजिन था. सो आंसर विल बी कजिन ऑफ द स्पीकर. देन क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? तो ये जो एक्सट्रैक्ट है कौन से लेसन से लिया गया है? सो आंसर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. देन क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक? मुराद किस भाषा में बोलता है? सो आंसर इज आर्मेनियन. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का इसमें नाउन फॉर्म बनाना है. नाउन फॉर्म बनाने के लिए एक ट्रिक याद रखना है कि इसके लिए हम लास्ट में कुछ भी सफिक्स लगा के उससे मिलता जुलता वर्ड बना सकते हैं. तो धोखे से हमारा आंसर जो है राइट हो सकता है, या कई बार सफिक्स हटा के भी बनता है. तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म हो जाएगा ब्यूटी. तो फुल वाला सफिक्स इसमें से हट जाएगा और इसमें वाई लग जाएगा. सो आंसर विल बी ब्यूटी. Passage 2, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. तो ये पैसेज द एड्रेस लेसन से लिया गया है जिसमें युद्ध होता है और युद्ध में जो राइटर की मम्मी है उनकी डेथ हो जाती है. वो दुनिया में अकेली बसती है, लेकिन उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि उनका बहुत सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास है. तो मिसेस डॉर्लिंग को ढूंढने के लिए राइटर निकलती है और वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती क्योंकि पुरानी चीज़ें देखकर उन्हें पुरानी यादें सताने लगती है. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. वो स्टेशन में पहुंचती है और उसे रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है लेकिन वो उन्हें देखना नहीं चाहती क्योंकि उससे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है. I didn't want to upset myself with the sights of streets and houses full of memories from a precious time. तो वहाँ के घर सड़कें देखकर उससे पुराने दिन याद आने लग जाते हैं. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. और वहाँ उसे मिसेस डॉर्लिंग दिखाई देती है. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out. और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसकी मम्मी ने उसे युद्ध से पहले बताया था कि उनका बहुत सारा कीमती सामान जो मिसेस डॉर्लिंग के पास है, इसलिए वो उनके घर जाना चाहती है ताकि उनका सामान वापस ले सके. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. फ्रॉम व्हिच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन? तो ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन से लिया गया है? सो आंसर इज द एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग? तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में ऑथर या राइटर को किसने बताया है? तो उनकी मम्मी ने. सो आंसर विल बी हर मदर. क्वेश्चन नंबर 3, which of
द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रीशियस। प्रीशियस से मिलता जुलता वर्ड बताना है, सो आंसर इज वैल्यूबल। प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूबल या कीमती। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय। ऑथर अपसेट नहीं होना चाहती, किसकी वजह से? आंसर इज मेमोरीज, पुरानी यादों की वजह से। देन पैसेज 3, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। मोस्ट डेज वर bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning। तो ये एक्सट्रैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल नामक लेसन से लिया गया है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन्हें स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बहुत चिढ़ थी और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और इसी वजह से स्कूल के टीचर भी उनसे चिढ़ते थे। ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma। तो वो अपने फादर से ऐसा कह भी नहीं सकते थे कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उनके फादर का कहना था कि स्कूल में तुम्हें पढ़ना है जब तक कि तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता। Going back to his lodgings did not cheer him up। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich। और उनकी फैमिली जो है गरीबी रहती है और उनके पापा के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो एक स्टैंडर्ड जगह में रहे, तो वो एक स्लम एरिया में रहते थे, क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक में। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence। तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था, खाना भी उन्हें बेकार ही मिलता था, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं थी और पूरी गंदगी जो है वो भरी हुई। His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beaten her। तो स्लम एरिया में उन्हें प्रॉब्लम वहाँ के वायलेंस से था। वहाँ पर लेडीज जो है वो अपने बच्चों को मारती थी और हस्बैंड भी वहाँ पर शराब पीकर आते थे और वो भी उन्हें मारते थे, तो ये सब माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। Now let's see the questions। How did Albert feel about going to school every day? तो स्कूल जाने में उन्हें कैसा लगता था? तो आंसर इज मिजरेबल। मिजरेबल मतलब उन्हें बहुत दुख होता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2, How long did Albert's father want him to attend the school for? तो अल्बर्ट के जो फादर है तब तक चाहते थे कि उनका लड़का स्कूल अटेंड करे, सो आंसर इज until he completes his diploma। जब तक उनका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता फादर तब तक चाहते थे कि बच्चा स्कूल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर आइंस्टीन लिव्ड हैड डैश। तो आइंस्टीन जिस जगह में रहते थे वहाँ पे क्या था? तो नो कंफर्ट, कोई सुख सुविधा नहीं थी, बैड फूड, खाना भी बेकार था, डर्ट एंड स्क्वेलर, सब जगह गंदगी थी। तो वो स्लम एरिया में रहते थे जहाँ पे ये तीनों चीज थी, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन रिसाइड ड्यूरिंग स्कूलिंग। तो स्कूल के दौरान वो कहाँ पर रहते थे? सो आंसर इज एट द क्वार्टर्स ऑफ Munich। Then passage 4, an hour elapsed, it was a long harsh struggle, then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless। तो ये एक्सट्रैक्ट बर्थ नामक लेसन से लिया गया है, जिसमें जो मॉर्गन की वाइफ रहती है सुजैन, जिन्हें 20 वर्ष बाद एक बच्चा होता है और वो जो नवजात शिशु रहता है उसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती, तो उसकी वजह से डॉक्टर भी बहुत परेशान रहते हैं किस तरीके से उस बच्चे को बचा। As he gazed at the still form, a shower of horror passed over Andrew। Andrew यहाँ पे डॉक्टर का नाम है, तो वो जैसे देखते हैं कि बच्चे में हलचल नहीं हो रही है तो वो बहुत डर जाते हैं। After all that he had promised, his face heated with his own exertions, chilled suddenly, he hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state। तो उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जहाँ पर बच्चा जो टाइप था उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी और माँ की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। तो डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो दुविधा यह थी कि बच्चे में भी हलचल नहीं हो रही थी और माँ की कंडीशन भी बेकार थी, तो डॉक्टर कंफ्यूज थे कि किस तरीके से दोनों को बचाया जाए और किसे पहले बचाया जाए। Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet out of the ether upon her side। तो वो बच्चे को नर्स के पास देते हैं और सुजैन मॉर्गन को ट्रीट करना चालू करते हैं। His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength। It took him only an instant to smash a glass ample and inject the medicine। फिर वो उसका इलाज करना चालू कर देते हैं और उसे इंजेक्शन वगैरह देते हैं।
नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ वाज द न्यू चाइल्ड बोर्न? तो जो नवजात शिशु रहता है वो कैसा रहता है? आंसर इज लाइफलेस। वो बिल्कुल निर्जीव टाइप का रहता है, उसमें कोई मोशन या हलचल नहीं होती। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रयू कन्फ्रंट? तो डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो डॉक्टर की दुविधा क्या थी? सेव चाइल्ड और मदर, कि बच्चे को बचाया जाए या मदर को बचाया, कि दोनों की कंडीशन बेकार। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन द डिलेमा ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रयू डू? तो उस दुविधा में जो एंड्रयू डॉक्टर है वो क्या करते हैं? सो आंसर इज चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले वो बच्चे को लेकर नर्स के हाथ में दे देते हैं और उसके बाद माँ का इलाज चालू करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड डेस्परेट? डेस्परेट का मीनिंग बताना है। सो आंसर इज फ्रेंटिक, और डेस्परेट का मतलब होता है निराश या मायूस। सो आई एम श्योर कि ये सभी एक्सट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इन सभी एक्सट्रैक्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।